एकनाथ शिंदे सरकार के लुभावने फैसले रद्द हो गए हैं, रद्द करने पड़े हैं। चुनाव में धांधली पर बढ़ते गुस्से का असर है ये। आज इसी विषय पर बात। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। परिणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र की सरकार ने अपने उन सभी फैसलों को रोक दिया है या रद्द कर दिया है, क्योंकि उस समय आचार संहिता लगी हुई थी जब ये सारे फैसले किए गए। और ये सारे फैसले का मतलब आप जानते हैं कि बड़े बड़े फैसले हुए। 103 फैसलों को रद्द किया गया है, 8 टेंडर रद्द करने पड़े हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? हुआ यूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर 3 दिन पहले सुनवाई हुई कि चुनाव के दौरान ठीक उससे पहले जो सरकारें घोषणा करती हैं वो रिश्वत के समान होती हैं, उसको क्यों नहीं रिश्वत कहा जाए। और चुनाव आयोग को भी नोटिस गया, केंद्र सरकार को भी नोटिस गया। अब चुनाव आयोग को जवाब तो देना था, तो क्या करता है, कुछ एक्शन से ही जवाब देना होगा। तो एक्शन में उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को नोटिस कर दिया। नोटिस ही नहीं किया, साथ ही फैसले पर रोक लगा दी। अब नतीजा ये हुआ कि एकनाथ शिंदे वो सारे फैसले जो कर रहे थे कि टोल फ्री हो जाएगा, महिलाओं को पैसे मिलेंगे, कि बोनस भी मिलेगा, वो सारे फैसले रुक गए हैं। तो इन फैसलों को क्या माना जाए, ये कैसे हुआ, इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि भी जरूरी है कि एक तो 20 नवंबर को राज्य में एक ही चरण में चुनाव होना है और 23 नवंबर को रिजल्ट आना है। इससे पहले 13 और 20 को झारखंड में होना है। और ये जो फैसला आया, इसके तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाती है। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद भी शिंदे सरकार ने कई फैसले किए। इसके बाद कई तो टेंडर भी निकाले गए। अब उन टेंडर को भी वापस लेना पड़ा है और चुनाव आयोग ने पूरी रिपोर्ट तलब कर ली है कि विस्तार में क्या रिपोर्ट दीजिए, क्या क्या आपने किया है, और सब पर रोक लगा दी है। अब ये जो फैसले हुए हैं, इससे क्या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बहाल होती है? क्या सुप्रीम कोर्ट जो इन चीजों की अनदेखी का वो अभी जिम्मेदार है, उनकी ऊपर उठ रही उंगलियां पीछे हो जाएंगी, नहीं उठेंगी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम एक बात आपको कहना चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं, दिखाना भी चाहते हैं कि हमने जो एक आपके स्क्रीन पर एक ये पूरा पोस्टर लगाया, इसमें आप देख रहे हैं कि न्याय की मूर्ति अब काली वाली पट्टी नहीं रही। अब एक हाथ में संविधान है, दूसरे हाथ में तराजू है और आंखों की पट्टी हटा दी गई है। ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूं, दो बातें हैं। इससे पहले मैंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, आज मैं दे रहा हूं। और वो बात ये है कि जो पहले वाली न्याय की मूर्ति थी, वो न्याय की मूर्ति बनाने वाले, उसका मॉडल, उसकी अनुकृति देने वाले, रखने वाले, जो अब तक परंपरा चली, वो हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। उनमें कुछ बात थी। वो आंखों की पट्टी का मतलब अंधा होना नहीं होता है। आंखों की पट्टी का मतलब न्याय करते समय आंखें पक्षपात न कर दे, ये होता है। और हम जिस रिजीम में, अदालत के जिस दौर में हम हैं, हम उस दौर में हैं जहां अदालत सबूत को के आधार पर फैसला करने के सिद्धांत से पीछे हट चुकी है। वो आस्था के हिसाब से फैसला देने लगी है। आपको समझ में आ रहा होगा, राम मंदिर वाला फैसला सबूत के आधार पर वो फैसला नहीं था, वो आस्था के आधार पर फैसला था।
तो इस दौर में हमें, और इस दौर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी भी हैं, जो अपनी आस्था का खुला प्रदर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने घर में बुलाते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं और अपनी आस्था का खुला प्रदर्शन करते हैं। तो इस दौर में मूर्ति की आंखों से पट्टी हटने के क्या मायने हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तब आपको शिंदे सरकार के पर जो एक्शन है उसके मायने भी समझ में आएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारी आखिरी उम्मीद होती है आम जनता की। अदालत ले चलेंगे, अदालत में फैसला होगा यानी न्याय होगा, ये हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अब जो मूर्ति बदली गई है, न्याय की मूर्ति, में फिर स्क्रीन पर लाता हूं। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में तराजू, और आंखें पट्टी हटा दी गई। संविधान हाथ में रखना, ये वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में संविधान जिस तरीके से जीवंत हुआ है, संविधान मुद्दा बना है, और संविधान संविधान बोलने के लिए क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष दोनों मजबूर हुआ है, उसका असर न्यायमूर्ति के जेहन पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मन मस्तिष्क पर पड़ा, और न्यायमूर्ति ने न्याय की देवी के हाथ में संविधान पकड़ाया। मैं इसे सही या गलत नहीं आंक रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि वर्तमान परिस्थिति न्याय की देवी के हाथ में संविधान पकड़ा रही है। यही वर्तमान परिस्थिति न्याय की देवी की आंखों से काली पट्टी भी हटा रही है। काली पट्टी का मतलब, काली पट्टी और कौन लगाता है, थोड़ा सोचिए। मैं थोड़ा इस पर वक्त लूंगा, लेकिन समझना जरूरी है। कब लगता है काली पट्टी आंखों में? उस व्यक्ति की आंखों पर भी लगता है जिसे फांसी दी जा रही होती है। फांसी देते वक्त काली पट्टी लगा करके उसको ले जाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उसको जो सजा दी गई है, मौत की सजा दी गई है, खौफ की सजा नहीं दी गई है। अगर काली पट्टी हटा दी जाएगी तो वो सारी तैयारी जो अपनी मौत की वो देखेंगे, जल्लाद को देखेंगे, उसके सामने पुलिस की समूह को देखेंगे, आसपास का वातावरण देखेंगे, तो वो एक खौफ उसके ऊपर में आएगा। अदालत किसी को खौफ में रखने की सजा नहीं देता, अदालत मौत की सजा देता है। इसलिए खौफ को हटाकर मौत सिर्फ मिले, इसलिए काली पट्टी लगाई जाती है। न्यायमूर्ति, न्याय की देवी की आंखों में जो काली पट्टी होती है, उसका मतलब ये होता है कि हमारे सामने जो कुछ भी न्याय के लिए आया है, क्योंकि न्यायमूर्ति कहे जाते हैं जज, न्यायमूर्ति के सामने न्याय की देवी के रहते जो मामले आते हैं, उस मामलों में जो न्याय होगा वो पक्षपात पूर्ण नहीं होगा, पक्षपात रहित होगा, यानी चेहरे देखकर न्याय नहीं होंगे। यह होता है उसका मतलब। अब लौटता हूं कि एकनाथ शिंदे आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे। ऐसा चुनाव आयोग को तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि फ्री बीज या इस तरह की चीजें आचार संहिता का उल्लंघन है, और ऐसा करके रिश्वत दी जा रही है, वोट के बदले पैसे दिए जा रहे हैं, ऐसा लगा। तो चुनाव आयोग ने तत्काल घटी घटना में देखा कि भाई महाराष्ट्र में तो ऐसा हो रहा है, आचार संहिता लगी थी और तमाम घोषणाएं हो रही थी, क्या यही तो सुप्रीम कोर्ट का इशारा नहीं है? और उन्होंने उस दिशा में पहल कर दी। ये
चेहरा देख करके होने वाला इन्वर्टेड कॉमा में न्याय है। ये न्याय है ही नहीं भाई। इन्हीं न्यायमूर्तियों को हरियाणा में जिस दिन चुनाव हो रहे थे, वोट डाले जा रहे थे 5 अक्टूबर को, तो उस दिन क्यों नहीं दिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी महाराष्ट्र में बैठ करके इन्हीं चुनाव की तैयारियां कर रहे थे और हरियाणा चुनाव में वोटर के पॉकेट में किसान सम्मान निधि डाल रहे थे। जो वोटर के पॉकेट में पैसा डाला गया, जिस दिन वोट करना है उस दिन उनके अकाउंट में पैसे डाले गए, तो यहां पर फैसले लेने की जरूरत नहीं थी क्या? चुनाव आयोग सोया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट इस देश का नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा का चुनाव नहीं दिख रहा था? उससे पहले नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र में बटन दबा करके सम्मान निधि जारी कर रहे थे, वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस यहीं पर न्यायमूर्ति की आंखों में जो पट्टी हटी है, उसका मतलब साफ साफ नजर आता है। समर्थ को कोई दोष नहीं देता, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, बहुत पहले कह गए हैं। तो नरेंद्र मोदी जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया है, जिनकी मर्जी से वो नियुक्त हुए हैं, नरेंद्र मोदी से कैसे चुनाव आयोग सवाल पूछ सकता है? प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नियुक्त किया है उनको, उन्होंने नहीं पूछा। न्यायमूर्ति जो कि आज न्याय देवी की आंखों से काली पट्टी हटा रहे हैं, वो पक्षपातपूर्ण तरीके से देख रहे थे। प्रधानमंत्री से कैसे सवाल पूछेंगे वो? हमारा सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की क्षमता खो देता है। चुनाव आयोग से सवाल पूछने की प्रधानमंत्री के विषय पर क्षमता खो देता है, खो चुका है। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या कर लेंगे? एकनाथ शिंदे तो उधार का सिंदूर लिए शासन चला रहे हैं, सत्ता का पतिदेव बने हुए हैं, सत्ता के मालिक बने हुए हैं। अब इन एकनाथ शिंदे से थोड़े किसी को डर लगता है, लेकिन डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन से लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगता है कि वो चुनाव के दिन में पॉकेट में पैसा डालेंगे, अकाउंट में पैसा डालेंगे, तो वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। और एकनाथ शिंदे चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद घोषणाएं करेंगे, तो वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। अरे उल्लंघन तो दोनों है। तो आंख की पट्टी खोलकर आप क्या देख रहे हो? पक्षपात ही तो कर रहे हो। उससे अच्छा था काली पट्टी लगा के रखो, मत देखो कौन नरेंद्र मोदी है, कौन एकनाथ शिंदे है। न्याय की देवी से हमारा समाज यही अपेक्षा रखता है, यही अपेक्षा रखता है। तो आज उस न्याय की देवी की आंखों से जो पट्टी खोली गई है, उसके मायने साफ तौर पर दिख रहे हैं, स्पष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। हम एक बार फिर उस स्क्रीन पर, उस फोटो को हम स्क्रीन पर लाना चाहते हैं। शिंदे सरकार के लुभावने फैसले रद्द हुए, चुनाव में धांधली पर बढ़ते गुस्से का यह असर है क्या? और ये न्यायमूर्ति जिनकी आंखों से काली पट्टी, जो कि निष्पक्षता की पट्टी थी, उसको खोल दी गई है और ये पक्षपात की नंगी आंखें अब सामने हैं। ये नंगी आंखें पक्षपात करती हैं।
घर में भी ये आंखें पक्षपात करती हैं, बेटा बेटी में फर्क करती हैं, बेटे बेटे में फर्क करती हैं, बड़ा छोटा मजले में फर्क करती है। ये खुली आंखें अन्याय ही निष्पक्षता को तोड़ती हैं। किसी से अनुराग ज्यादा होता है, किसी से कम होता है, लेकिन जब आंखों की पट्टी बंदी होती है तो ये निष्पक्षता बनी रहती है, मजबूत होती है। ये होता है न्याय की देवी को आंख पर आंखों की पट्टी का बंधना। अंधा होना नहीं होता है। वो तो मजाक करने वाले लोग बोलते थे कि न्याय अंधा होता है। अंधा, पक्षपात रहित होना अंधा होना नहीं है। खैर, अब इस विषय पर मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कही है, आपको समझाने की जो कोशिश की है, बताने की जो कोशिश की है, वो कही है। आप देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो संदेश दिया कि चुनाव आचार संहिता लागू रहते हुए ये रिश्वत क्यों दिए जा रहे हैं, घोषणाओं के जरिए, लोक लुभावन घोषणाओं के जरिए कैश देने की बात करते हुए, अकाउंट में पैसे देने की बात करते हुए ये रिश्वत क्यों दी जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। ये सवाल बहुत जायज है, लेकिन क्यों उठ रहे हैं ये सवाल? ये सवाल उससे भी अधिक जायज है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, हम अपने उन सारे दर्शकों से बात कर रहे हैं जो अब तक अक्सर हम पर ये कहते हैं कि प्रेम जी, बात करके क्या होगा, बात करके क्या होगा। कुछ होना जाना तो है नहीं। जिसके पास ईवीएम होगा वो जीत लेगा, जिसके पास लाठी होगी उसके पास भैंस होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आप बोलकर करेंगे क्या? और मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि मैं भी सोचा करता था छोटे में कि ये जुलूस निकाल कर क्या होता है, ये नारे लगाकर क्या होता है, ये धरना देने से क्या होता है। ये मैं भी सोचा करता था, ये ऐसे ऐसे इनकलाब जिंदाबाद करने से क्या होता है, मैं भी सोचा करता था। लेकिन जब मुट्ठियां तनती हैं तो उसकी ताकत अदृश्य रूप से दिखाई देने लगती है। जनता बोल रही है, मतदाता बोल रहे हैं कि हरियाणा का चुनाव, इसमें रिगिंग हुई है, इसमें धांधली हुई है, और ये चुनाव नतीजे वो नहीं है जो होने चाहिए। इसके तमाम सबूत तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक रखे जा रहे हैं। जिनके पास तथ्य है वो तथ्य रख रहा है, जिनके पास विश्लेषण है वो विश्लेषण रख रहा है, और बता रहा है कि हरियाणा का चुनाव सही तरीके से नहीं हुआ है। चुनाव आयोग का व्यवहार भी बताता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। अब ये जो मुट्ठियां तन रही हैं, इन मुट्ठियों का असर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा रहा है, चुनाव आयोग तक भी जा रहा है, सरकार तक भी जा रहा है। ये मत समझिए कि इन मुट्ठियों का असर नहीं जा रहा। ये जनता की मुट्ठी है, मतदाताओं की मुट्ठी है, आपकी मुट्ठी है। ये मुट्ठी मुक्का नहीं भी मारती है तो इस मुक्के की चोट पहुंच जाती है। कभी जनता ने मुट्ठी से मुक्का थोड़े मारा है, इनकलाब जिंदाबाद ही तो कहा है। लेकिन भगत सिंह ने जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था तो वो इस मुट्ठी की ताकत को जानते थे, और वो जिंदाबाद आज भी हर सड़क पर, भले भगत सिंह याद ना हो लेकिन उनका इनकलाब जिंदाबाद जरूर याद रहता है। ये मुट्ठी वो चीज है। और जब पूरी फिजा में इस चुनाव को लेकर तरह तरह से बातें हो रही हैं तो इसका असर सुप्रीम कोर्ट पर कैसे नहीं पड़ेगा? जाते जाते पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को। उन्होंने पूछ दिया चुनाव आयोग से, भाई कुछ तो करते दिखेंगे, न्यायमूर्ति की जगह पर बैठे हैं। चुनाव आयोग को भी लगा कुछ करते दिखना चाहिए।
वो कुछ करते दिख गए, लेकिन इससे पहले कुछ करते क्यों नहीं दिखे? ये सवाल चुनाव आयोग पर भी चस्पा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर भी चस्पा हो रहा है। तो ये जो धांधली का जो शोर है, हरियाणा के चुनाव में धांधली का जो शोर है, जिसकी आवाज को अनदेखी की जा रही है, जिसको नहीं सुनने के लिए निरंकुशता बरती जा रही है, चुनाव आयोग कह रहा है कि एग्जिट पोल को सही साबित करने के लिए टीवी चैनल्स ने सुबह में उलझुल चीजें दिखला दी, नॉनसेंस चीजें दिखला दी। दरअसल हमारी गिनती तो 8:30 बजे से शुरू होती है। उस चुनाव आयोग खुद फंस गया। आपकी गिनती 8:30 बजे शुरू होती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इलेक्टोरल वोटों की एग्जैक्ट गिनती कैसे मालूम हो जाती है, एग्जैक्ट सीटों पर वो कैसे बता पाते हैं कि कौन पार्टी आगे है और कौन पीछे है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो बताया वही चुनाव आयोग के खुद के वेबसाइट के आंकड़ों में दर्ज है। इस पर हमने एक शो भी किया था। तो चुनाव आयोग मीडिया को दरकिनार करने में, उसकी विश्वसनीयता पर हमला करने में जुट गया था और खुद उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई। जो कदम आप रखते हैं वही कदम आपको बैकफायर करता है। आप महाराष्ट्र में स्टेप ले रहे हैं आचार संहिता के उल्लंघन पर, आपको हरियाणा में याद आता है अपने आप कि हरियाणा में आपने यही कदम उठाया होता तो आज धांधली धांधली के शोर नहीं हो रहे होते। अनइक्वल फील्ड आपने पैदा किए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर लिया। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में डाला चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद। तुलना कीजिए ना चुनाव आयोग साहब, मुख्य चुनाव आयुक्त जी, कि जब आप चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कि मुख्यमंत्री की अरेस्टिंग को चुपचाप देख सकते हैं, तो एक मुख्यमंत्री के फैसले को पर रोक क्यों लगा रहे हैं? लगाने दीजिए। आज तक अनर्थ हुआ है, एक और अनर्थ हो जाने दीजिए। तो आप एक सवाल, एक पहल उठाते हैं, आपकी पिछली तमाम गलतियां जो है आपके सामने आ जाती हैं। ये गलतियां क्या अनायास हैं? क्या चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि क्या करना चाहिए? चुनाव आयोग संविधान के तहत जो जिम्मेदारी उसको मिली है, उस जिम्मेदारी का पालन वो न करे तो इसके लिए चुनाव आयोग को कोई बताएगा कि आप उसका पालन नहीं कर रहे, आप जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे। ये लापरवाही नहीं, ये अपराध कर रहे हैं। लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता रहता है, चुनाव आयोग बैठा रहता है और सुप्रीम कोर्ट जब उसको याद दिलाता है तब वो थोड़ी सी हरकत में आता है कि पता नहीं, क्योंकि ऐसे लोग डरपोक भी होते हैं कि पता नहीं जज साहब का मूड क्या हो, कहीं कुछ सजा ही ना दे दे, कुछ बात ही ना हो जाए, तो चलो जज साहब ने कहा है तो कुछ कर देते हैं। तो इसी हिसाब से एकनाथ शिंदे के उन फैसलों पर रोक लगा दी गई जो फैसले चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद लागू किए गए थे या अस्तित्व में आए थे। अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने बहुत सारे मामले लेकर के वो चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं। महाविकास आघाड़ी क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुए थे, जिन वोटरों ने वोट डाले थे, उनमें से
2000 से लेकर 10,000 तक की संख्या में वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए हैं, मिटा दिए गए हैं वोटर लिस्ट से। तो चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले से बेईमानी और धांधली का प्लॉट जो है रचा जा चुका है और उस पर काम हो रहा है। तो इस पर चुनाव आयोग फैसला लेगा कि नहीं लेगा? आखिर किसी का वोटर लिस्ट से नाम क्यों कटेगा? कितने लोग मर जाते हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम होता है? मरने वाले ही व्यक्ति का तो नाम हटता है। तो मरने वाले व्यक्ति का नाम आप अस्पताल से हासिल कर लीजिए, पोस्टमार्टम हाउस से हासिल कर लीजिए, जो इस जनसंख्या का विभाग है उससे हासिल कर लीजिए कि कौन कौन मरा है। फिर उस पते पर जाके तस्दीक कर लीजिए और तब उस घर के मुखिया से आप साइन लेकर के नाम हटाइए। कुछ तो प्रक्रिया बनाएंगे कि आप अंदाज में बीएलओ कुछ कह दे, किसी पार्टी के नेता ने कह दिया, उस इलाके के आदमी ने तो हमें वोट ही नहीं दिया, हटाओ सबको, और आप हटा देंगे? वोटर लिस्ट ऐसे तैयार होगी क्या? तो ये जो धंधा चल रहा है ना, चुनाव आयोग को जानकारी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि महाविकास अघाड़ी ने इस बार जो जानकारी दी है वो है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पूरा लिस्ट दिया था कि देखिए वोटर लिस्ट हटाए गए हैं, मिटाए गए हैं। चुनाव आयोग कान में ठेपी लगाकर बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। तो किसके पास जाएंगे शिकायत करने? आज सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट को वो बातें क्यों नहीं दिखाई देती? सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि तुरंत में मामला खारिज कर देता है कि ईवीएम ये सुनने लायक मामला नहीं है। अरे ईवीएम में वो रिचार्ज अवस्था में है, पूरा दिन भर काम करने के बाद 99% तक चार्ज है। ये मामला सुनने योग्य नहीं है। जनता समझती है कि ये मामला सुनने योग्य, हमारी सुप्रीम कोर्ट समझती है कि योग्य ही नहीं है, खारिज हो जाता है। हम इस बात को बोले तो शायद ये कंटेम्प्ट के दायरे में आ जाए कि हम सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा विद्वान थोड़े हैं। नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा विद्वान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो मानेंगे, इसीलिए क्योंकि यही देश की व्यवस्था है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी हमेशा उस कुर्सी पर बैठा रहता है और कुर्सी पर बैठते साथ विद्वान हो जाता है और हटते साथ खत्म हो जाता है, बुद्धि चली जाती है, या उसके पहले बुद्धि नहीं होती। ये बुद्धि, विवेक और विद्वान होने का मामला नहीं है, ये कुर्सी की इज्जत का मामला है, प्रतिष्ठा का मामला है कि कुर्सी जो फैसला देगी जनता उसको मानेगी, तभी ये समाज चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये सम्मान है। लेकिन हम समझते हैं कि ईवीएम 99% तक चार्ज नहीं रह सकता पूरे दिन भर काम कर लेने के बाद। हम समझते हैं कि जो उससे मतलब निकल रहे हैं कि ईवीएम जो चार्ज अवस्था में है उसमें सबसे ज्यादा एक ही पार्टी को वोट है, इसका मायने हमें पता है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। कब तक टालेंगे जांच? और ईवीएम पर तो कई बार 38 बार मुकदमे चले और खारिज हुए। तो 38 बार क्यों चले? एक ही बार में खत्म होना चाहिए, दूसरी बार तो सुनना ही नहीं चाहिए। 38 बार इसलिए चले कि हर बार में कोई ना कोई नया फैक्टर आया जिसको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट लोग गए। और ऐसा भी नहीं है कि 100% खारिज हो गया। कभी वीवीपैट की गिनती कुछ क्षेत्रों में बनाई गई, कुछ इलाकों विधानसभा में हो, कभी वीवीपैट का दायरा बढ़ाया गया, कभी काला शीशा हटाने की बात हुई, कभी कहा गया कि हम अपील करने का राइट देते हैं। ये सारी चीजें क्यों हुई? इसीलिए ना कि चुनाव प्रक्रिया में संदेह था, संदेह दूर करने के लिए ही तो हुई। भाई वीवीपैट आया क्यों? कांग्रेस सरकार तो ईवीएम लेकर आई थी, वीवीपैट लेकर नहीं आई थी। लेकिन वीवीपैट क्यों आया? क्योंकि ईवीएम पर संदेह थे। संदेह किसने किए थे? सबसे पहले इसी भारतीय जनता पार्टी ने किए थे। उसकी बात को हम दोहराना नहीं चाहते। लेकिन बाद में वीवीपैट आया
वीवीपैट को अभी इस तरीके कैसे उपयोग किया जाए वो बातें हुई, लेकिन चोरी से चुपके से उसमें काला शीशा वाला फॉर्मूला डाल दिया गया। हर बार बेईमानी के तरीके बदलेंगे, जब तक ईवीएम रहेगा सही चुनाव हो ही नहीं सकते। ये बात तो अभी एलन मस्क का वीडियो भी बहुत चर्चा में है, जो टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर का बादशाह है पूरी दुनिया में। वो भी कह रहा है कि ईवीएम्स को कभी भी वो सेफ नहीं रह सकता, वो भी कह रहा है। लेकिन हमारा मुख्य चुनाव आयोग वो सॉफ्टवेयर से भी के विद्वानों से भी बड़ा विद्वान है। जहां से ईवीएम की मशीन बनवाता है वहां पर सारे डायरेक्टर और तमाम पदों पर एक ही पार्टी के लोग रहते हैं, वो भी नहीं दिखता है। खुलेआम बेईमानी का पूरा सिस्टम डेवलप कर रखा है। उसके बाद नाटक ईमानदारी का, यही सबसे बड़ी समस्या है। और ये जो महाराष्ट्र में बात हुई है, घटना घटी है कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से उनके फैसले पर सस्पेंशन हुआ है, इससे कोई उम्मीद नहीं जगती है। आपका आचरण दिख रहा है, इससे आप ईमानदार भी घोषित नहीं हो जाते। इससे कई एक सवाल खड़े होते हैं, जो अतीत में आपने गुनाह किए हैं वो गुनाह सामने आते हैं, ये समझिए, और गुनाह सामने आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस सिस्टम से बाहर होकर के लड़ाई लड़ी जाए। तब तो हमें नक्सली हो जाना पड़ेगा कि हम मानेंगे ही नहीं चुनाव, हम मानेंगे ही नहीं शासन, हम मानेंगे ही नहीं व्यवस्था, हम हथियार उठा लेंगे। हम नक्सली नहीं होना चाहते। हम नक्सलवाद का विरोध करते हैं क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। मगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे जिंदा रखा जाए, कैसे मजबूत किया जाए, ये हमारी चिंता है। इस बेईमानी वाले सिस्टम में भी जुड़ करके हम ईमानदारी की बात करते हैं, ताकि ईमानदारी स्थापित हो और बेईमानी विस्थापित हो। ये इसके लिए हम लड़ते हैं और इसके लिए हम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो दिख रही, चुनाव का आगाज हो चुका है, चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि जनता जाग चुकी है, जनता जाग रही है, जागृत अवस्था में है, और कम से कम उन चोर बेईमानों से अधिक जागृत है जो सिस्टम को हैक करना चाहते हैं। मैं ईवीएम की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम को हैक करने वाली शक्तियों के बारे में बोल रहा हूं। ईवीएम तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। वोटिंग प्रक्रिया शुरू होते हुए ही जो सूची होती है, उस सूची से को प्रभावित करना, ये भी चुनाव आचार संहिता का लागू होने से पहले इसका उल्लंघन है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो चुनाव की घोषणा के बाद लागू होता है, लेकिन हर चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री जा जाकर हजारों करोड़ की घोषणाएं करते हैं। वो क्या चुनाव को प्रभावित करना नहीं है? दिखता नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, दिखता नहीं है चुनाव आयोग को कि कैसे सरकारी पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, चुनाव प्रचार किया जा रहा है चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले। ये देश की जनता को दिखता है, भले चुनाव आयोग को न दिखे, सुप्रीम कोर्ट को न दिखे। हर चुनाव में ऐसा होता है, किसी एक चुनाव में नहीं है। भाई हजारों करोड़ों की सौगात बांट रहे होते हैं, जैसे कि घर से लाके पैसा दे रहे हैं। सौगात कहती, मीडिया उसको सौगात कहती है, तोहफा कहती है, कोई दिवाली का तोहफा कहता है, कभी होली का तोहफा कह देता है जब होली के आसपास चुनाव हो रहे होते हैं, कभी अभी दिवाली के आसपास सब दिवाली का तोहफा कह रहे हैं। अरे दिवाली का तोहफा, अपने घर से पैसा दे रहे हो क्या? इसको तोहफा कहेंगे? ये चुनाव में वोट लूटने के लिए सरकार का खजाना बांटने का ऐलान होता है, बांटा भी नहीं जाता है, ऐलान होता है। कितनी परियोजनाएं लागू हो जाती हैं चुनाव के समय घोषित की गई परियोजनाओं में, आप बताइए। बिहार में तो 1.25 लाख करोड़ रुपया बांटने की घोषणा कराए थे नरेंद्र मोदी जी, कितने रुपए दे दिए? तो ये सारी चीजें चुनाव आयोग को दिखनी चाहिए। चुनाव के दौरान
आप जानते हैं इलेक्टोरल वोटिंग मशीन ने पिछले सालों में, कई सालों में न जाने कितनी सरकारें बनवाई गलत तरीके से। पूरे चंदा के पैसे पर एक पार्टी का कब्जा हो गया। देखते रहे लोग, न चुनाव आयोग को दिख रहा था, न सुप्रीम कोर्ट को दिख रहा था, सुनवाई ही नहीं करते थे इलेक्टोरल बॉन्ड की पर मुकदमा तो जब से ये आया उसके बाद से ही अदालत में पेंडिंग था, सुनते ही नहीं थे। मोदी की सरकार 2019 में भी आ गई, 2024 में ठीक पहले इसको सुना गया, तब तक तो सारा खेल हो चुका था। विपक्षी पार्टियां धन विहीन हो गई, सत्ताधारी दल धनाढ्य हो गया, अनइक्वल फील्ड बनने दिया गया। जो थोड़े बहुत पैसे कांग्रेस के पास थे उसको भी अकाउंट सीज कर दिया गया। चुनाव आयोग देखता रहा। दो मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, एक चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद, एक चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले। एक ने इस्तीफा दिया, एक ने इस्तीफा नहीं दिया, वो अलग कहानी। आज तो सत्येंद्र जैन भी रिहा होकर आ गए कई सालों तक। बताइए, 2015 से 17 के बीच का मामला सीबीआई ने दर्ज किया 17 में, 2022 में ईडी ने उसको अपने हाथ में लिया और 2022 से लेकर के अभी तक मुकदमा ही चल रहा है। जब अदालत ने कहा कि ये मुकदमा तो चलता ही रहेगा तो क्या हमेशा जेल में रखोगे, और उसने जमानत दे दी राउज एवेन्यू कोर्ट ने। हमें तो राउज एवेन्यू कोर्ट के जो फैसले हैं वो कहीं ज्यादा व्यापक नजर आते हैं, दूरदर्शितापूर्ण नजर आते हैं बनिस्पत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। अरे सीख लेना चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। देखना चाहिए कि एक मामले में बोलने के टाइम में तो बड़े बड़े सिद्धांत हाक देते हैं कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। भागने के लिए है, केवल बोलने के लिए है। अगर ऐसा है तो क्यों लगातार जेल में पड़े हुए हैं लोग, जेल में मौत हो जाती है। हमने तो कई बार चर्चा भी की है जी। साईं बाबा जो थे, विकलांग थे, उनको जिस परिस्थिति में रहना पड़ा जेल में, भाई 10 साल तक जेल में रहे, उसके बाद में बाहर आए, मार्च में बाहर आए, अक्टूबर में मौत हो गई। तो ये बेल इज द रूल और जेल इज द एक्सेप्शन, ये भांजने के लिए नहीं है, ये अमल में लाने के लिए। सत्येंद्र जैन क्यों रहेंगे भाई बिना ट्रायल के इतने दिनों तक जेल में? क्यों रहना चाहिए मनीष सिसोदिया को? क्यों रहना चाहिए अरविंद केजरीवाल को इतने लंबे लंबे समय तक जेल में? क्यों रहना चाहिए हेमंत सोरेन को ऐसे मामले में जिसमें जमीन खरीदी ही नहीं गई और उस जमीन के मामले में जेल में डाल दिया हेमंत सोरेन को? किसी को भी कोई भी पीएमएलए लगा दो, चुनाव आया नहीं कि रेड शुरू हो जाता है। ये दिखाई नहीं देता क्या? सारी एजेंसियां क्या इसीलिए चुनाव के समय में रेड डालने के लिए होती है? एक पार्टी विशेष के साथ हो तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा, पार्टी बदल लो आपको छोड़ दिया जाएगा। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या? चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद में भी क्यों छापे पड़ेंगे नेताओं के घर में? 25 दिन 40 दिन जो है उस दिन तक निर्भीक छोड़ दो चुनाव लड़ने के लिए। उससे पहले या उसके बाद में आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इंटेंशनली ऐसा करेंगे। हर स्तर पर सत्ता के दुरुपयोग का मामला दिखता है और इसको रोकने की बात सोची नहीं जाती है। इससे कैसे बचा जाए, कैसे तिकड़म किया जाए कि ये चीजें जारी भी रहें और सबकी आंखों में हम धूल भी झोंकते रहें। और ये प्रवृत्ति सिर्फ सत्ता की नहीं है, सत्ता के टुकड़ों पर पलने वाली एजेंसियों की भी है, संस्थानों की भी है, जो उनके टुकड़ों पर पलना चाहते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद में पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, जो राज्यसभा में जाना चाहते हैं, जो लोकसभा में जाना चाहते हैं, जो कोई और बड़े बड़े पद आफ्टर रिटायरमेंट चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी यही बात है। तो इसलिए अन्याय प्रतिष्ठित हो रहा है और न्याय की देवी की आंखों से काली पट्टी इसीलिए खोली गई है। पक्षपात करो, पक्षपात पूर्ण न्याय ही न्याय है।
यही आज की व्यवस्था है। पक्षपात रहित न्याय आंखों में पट्टी बांध करके ही हो सकती है। आंखों में पट्टी बांधना अंधा होना नहीं होता है। मूर्ख हैं जो लोग ऐसा कहते हैं कि आंखों में पट्टी बांध लेने से अंधा हो जाता है। अरे गांधारी अंधी नहीं थी, धृतराष्ट्र अंधा जरूर होगा, गांधारी अंधी नहीं थी। मैं कभी कभी इधर से उधर उदाहरण देने लगता हूं, लेकिन मैं थोड़ा प्रतिक्रियाओं पर आता हूं। विधि जी लिख रही, सर न्याय की देवी की आंखों पर हटाई गई पट्टी का पूरे देश भर में विरोध किया जाना चाहिए। अब समझ नहीं आ रहा है सरकार की किस किस बात का विरोध किया जाए। सुखराम बिश्नोई लिख रहे हैं, न्याय की देवी की आंखों की पट्टी सीधी है कि हम न्याय की देवी समझते हैं, वह आंखों से देखना सके। यह जो संविधान खत्म करने वालों को डर लग गया, 400 पार हो तो न्याय देवी की पट्टी नहीं हटती और संविधान खत्म हो जाए। किरण भाई को राम राम कह रहे हैं, महाराष्ट्र में भी कमलनाथ जैसे पटोले ना करें, श्री किरण जी कह रहे हैं। चलिए इंतजार करते हैं। शंकर बोरकर जी का लिख रहे हैं, हर महीने के पैसे देने नहीं चाहिए, दिए उसके घर को लूट लेंगे। मोदी का तो भरोसा नहीं, पुलवामा में छुप जाएगा, नहीं तो गोधरा में। पलटू चाचा लिख रहे हैं, किरण भाई आप रहते हो ना, मैं कभी इधर कभी उधर, मुझे कांग्रेस पर जब गुस्सा जब आता है ना। आगे हर्षित सिंह लिख रहे हैं, कुछ सवाल कांग्रेस से भी करने होंगे। यूपी में 7 सांसद हो गए, अब कैडर क्यों नहीं बनाती है कांग्रेस, यूपी में ध्यान क्यों नहीं देती। बिल्कुल सवाल पूछे जाने चाहिए। विधि जी कह रहे हैं, उधार का सिंदूर इस द अशोक की लाइन, अशोक उनकी लाइन है। मैं ऐसा नहीं है, ये शब्द और ये बातें तो मैं लंबे समय से सुनता रहा हूं, ये आजकल वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। पलटू चाचा लिख रहे हैं, किरण भाई फूल मुझे नहीं किसी और को भेजना चाहिए आपको। चलिए ये सारी बातें आपस में चल रही है। प्रेम सर, सारी गलती कांग्रेस की है, गुजरात मॉडल पर नजर क्यों नहीं रखी। गलती तो होती ही है, उन्हीं की गलती होती है जो पीड़ित होते हैं, अक्सर पीड़ित में ही हम गलती खोजते हैं। विधि कह रहे हैं, आंख की पट्टी बहुत पहले खुल चुकी है सर। और सुखराम बिश्नोई लिख रहे हैं, न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए है कि वह फैंसी होते साज होते हुए देखा नहीं सकती, यही हमारी देवी माता, इसलिए देवी माता की पट्टी होती है। सजा होना यह देख नहीं सकती, हमारी आस्था के लिए पट्टी। चलिए व्याख्याएं हैं कई सारी। पलटू चाचा लिख रहे हैं, किरण भाई आपने मुझे यह क्यों बोला था, मेरा छोटा बेटा नौकरी करने दिल्ली आ रहा है, आपकी वजह से ये सब गड़बड़ हुई। ये कुछ व्यक्तिगत बातें चल रही हैं। विधि जी लिख रहे हैं, सर इसमें भी कुछ नेहरू जी की कोई गलती रही होगी अकॉर्डिंग टू बीजेपी, खोज के लाना पड़ेगा, कोई ना कोई गलती तो नेहरू जी की होगी जब करके। अच्छा चलिए आगे हम बढ़े थोड़ा। सुखराम बिश्नोई जी लिख रहे हैं, प्रेम कुमार जी आप जो कह रहे हैं वो एक एक शब्द 100% सच है, आपकी सच्ची और ईमानदारी की सैल्यूट है। जो 2024 के चुनाव में दर्जन भर बीजेपी नेता 400 पर संविधान खत्म करेंगे, वो आज संविधान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, राजनीति बदली है। सुखराम बिश्नोई जी, राजनीति बदली है, ये सुकून की बात है, और इसीलिए हमें आशा रहती है कि कोई भी गलत अधिक समय तक स्थायी होकर नहीं रहेगा। हितेश जी लिख रहे हैं, 14 में जो चीजें 36 रुपए में आती थी वो आज 100 रुपए की हो गई। आज आप ये कह रहे हैं 14 से इसमें। आज ही मैं रिपब्लिक भारत के कॉन्क्लेव में था, वो द अशोका दिल्ली में 5 स्टार होटल है, उसमें हो रहा था। पीयूष जी को आप जानते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि पिछले 10 साल में महंगाई की दर इतनी कम रही जितनी पिछले कई दशक 10 साल आप निकाल लीजिए, कहीं कभी इतना कम नहीं रहा। उनका दावा था कि महंगाई कम रही, और आप बता रहे हैं तेज जी कि 2014 में जो 36 रुपए में आती थी वो 100 रुपए की हो गई है।
यही फर्क समझ लीजिए। मंत्रियों के बड़े बड़े दावों को कंपेयर कर लीजिए, वो आंकड़े नहीं देते, वो लंबी चौड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं पहले देश 5 फ्रेजाइल में था, आज हमने टॉप 5 में ला दिया। और कितनी आंखों में धूल झोंकते हैं हमारा। 2007 में ये देश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना था। 2014 में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया था। और 2019 में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ये बना। बल्कि 19 में थोड़ा भूल रहा हूं, 19 का आंकड़ा कंफर्म मत मानिएगा, लेकिन 2019 में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना था। तो 5वीं अर्थव्यवस्था इसलिए बना था कि $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी के आसपास के जो देश थे उससे पॉइंट में भारत आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे भारत बढ़ा, तो 10वीं से आगे बढ़ के हम 5वीं पर आ गए। लेकिन 2019 के बाद से आज 5 साल हो गए हैं, 5 साल में एक पायदान भी भारत नहीं चढ़ सका है, क्योंकि इसके लिए कम से कम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होना चाहिए। और अगर रेट देखें जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी डबल होती रही है, एक ट्रिलियन की डॉलर इकोनॉमी, फिर 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और फिर उसको 4 की होनी चाहिए थे अगले 7 साल में। तो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज तक नहीं हो पाई है। 7 से आप देखिए 21, यानी 2 बार 7 साल आ गए। 2007, 2014, उसके बाद 2021 में होना चाहिए 4, और उसके बाद 21 के बाद, क्षमा कीजिए, 2007, 14, 21 में 4 होनी चाहिए, और 7 साल बाद 28 तक तो 8 होनी चाहिए थी, अगर उसी रफ्तार से बढ़ती। लेकिन वो इकोनॉमी की वो रफ्तार रख ही नहीं सके। बहाना आया कि कोरोना। अरे कोरोना तो बाद में आया, पहले आपने नोटबंदी थोप दी, देश की अर्थव्यवस्था को निगेटिव के स्तर पर लेकर चले गए। कोरोना में भी नेगेटिव गया। तो झूठ बोलने में इनकी कोई शानी नहीं है। ये टॉप 5 में यही लेकर आ गए। तो इतने साल से जो मनमोहन सिंह सरकार चला रहे थे, 1 से 2, 2 से 3 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जो सरकार आई, वो उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार चली, जब आर्थिक उदारीकरण हुआ, और तब से जो इकोनॉमी की रेट बढ़नी शुरू हुई, वो सब कोई मायने नहीं रखता है। मैं भी बहक जाता हूं, उनकी एक बात का जवाब देने के लिए मुझे बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती है। चलिए आगे देखें। विधि जी लिख रहे हैं, सर लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, सिस्टम और सरकार की। बिल्कुल सही बात है। और पलटू चाचा लिख रहे, मैं भी आलोचना की थी, हिटलर की, ब्लॉक कर दी मेरी 30 आईडी। अच्छा। अनंत राव पाटिल लिख रहे हैं, हे न्याय देवी, आज मैं तेरी आंखों की पट्टी खोलकर तुझ पे खुले आंखों से न्याय की अपेक्षा करता हूं, मुझसे जितना हुआ उतना कर सका। बड़ी बात लिख रहे हैं कि मैं बेबस हो गया, मैंने अब आप पर छोड़ दी, अब आप जो चाहे करें। विधि जी लिख रहे हैं, आनंद जी सरकारी तंत्र का हिस्सा नहीं है। मतलब भाई की बात का विश्वास नहीं है। मुझे किसी बड़े यूट्यूब ने बताया था। पलटू चाचा जी लिख रहे हैं, सुखराम बिश्नोई जी लिख रहे हैं, बीजेपी आज लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जो कि है दर्जन भर नेता कहते हैं 70 साल से रस का इतिहास देख लो, यह संविधान को नहीं मानते हैं। जब ये संविधान की बात कर रहे हैं, ये झूठे हैं, ये संविधान को कहाँ मानते हैं। श्री किरण जी लिख रहे हैं, इस वजह से बहुत लोगों ने धोखा दिया, अपनों ने भी काम हुआ, निकल गए ऐसा अनुभव, फिर भी हम ऐसे ही क्या करें तो क्या करें। ठीक है, किसी और संदर्भ में बात हो रही, चुनाव के समय में रेवड़ी बांटेंगे, फिर भिन्न भिन्न टैक्स लगाकर जनता को लूटेंगे, रितेश जी कह रहे हैं। और विधि जी कह रहे हैं, सर अच्छा हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया और सरकार बीजेपी की बनी, तो क्या हरियाणा की जनता को रोड पर निकलकर इस परिणाम का विरोध नहीं करना चाहिए? विरोध करने से ईसीआई आगे ऐसी गलती करने से डरेगी। विधि जी, ये मामला उतना आसान नहीं है जितना आसान आप कह रही हैं। देश में इतनी बेरोजगारी है, क्या पूरे देश की जनता एक साथ इकट्ठा होकर के सड़क पर आ जाती है? इतनी महंगाई है, क्या जनता
उठ करके सड़क पर आ जाती है? नहीं आती है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई, क्या पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था? नहीं चल रहा था, कुछ हिस्सों में चल रहा था। लेकिन होता क्या है कि व्यवस्था बदलने के लिए जनता का जागरूक हिस्सा अपने साथ राजनीतिक दलों को करना पड़ता है। जनता स्वयं कभी नहीं उतरती, जनता साथ देती है, लेकिन आबो हवा बनानी पड़ती है उनको। जो लीडर होता, नहीं तो लीडर की जरूरत ही क्या रह जाएगी। इसीलिए आज अगर हरियाणा की जनता नहीं उतर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं सोच रही है। दरअसल हरियाणा की जनता को बांटा गया है, जातियों में बांटा गया है, उत्तर दक्षिण में बांटा गया है, और कई तरीकों से यंत्र और तंत्र का इस्तेमाल करके भ्रम पैदा किया गया है कि जनता मन में सोचती धांधली हुई है, फिर सोचती है नहीं ये कांग्रेसी भी तो ऐसे हैं, फिर धांधली हुई है, सोचती है, तब तक कुछ इतनी बातें आ जाती हैं उनको, फिर कांग्रेसी दिखने लगते हैं। तो उनका जो पहल करने की जो उनकी क्षमता है वो उसमें धार ना आए, इसके लिए भी तो सिस्टम सक्रिय है। तो जनता की आवाज दबाने के लिए पूरा सिस्टम सक्रिय है, मीडिया सक्रिय है, सरकार सक्रिय है। और कांग्रेस को, जो कि पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष को ही गुनहगार बता दिया जा रहा है, तो जनता क्या करे? कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करे। आप बात समझ रहे हैं? वहां पर बात को ले जाई जा रही है। इसीलिए दोष जनता का नहीं है, ये जनता से कैसे जनता को ठगना है इसका एक सिस्टम डेवलप हुआ है, इससे कैसे लड़ना है इसका भी सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। यही सत्य बात है। और मैं देखूं तो सुखराम बिश्नोई जी लिख रहे हैं आगे, भाजपा यदि संविधान को मानती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पलटती, चुनाव आयोग को चीफ जस्टिस होगा, विपक्ष का नेता होगा प्रधानमंत्री, वह फैसला पलट दिया, ईवीएम में गड़बड़ करके यह चुनाव जीते हैं हर जगह। वही बात कि जब चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त को ही उनके निर्देश पर नियुक्त होना है तो वो आगे उनकी हुक्म उदोदी करेंगे और कर रहे हैं। तो इस तरीके से बातचीत हमने बहुत की है, बहुत सारे प्रतिक्रियाओं को भी पढ़ा है। सेना को 4 मिसाइल चुनाव आयोग की ओर से और मोड़ कर दाग दे, यही ठीक रहेगा। तो सेना को जो आप मानते हैं ना कि सेना न्यायप्रिय होती है, तो सैनिक शासन लगवा दीजिए। सैनिक शासन कभी किसी देश में फला है? सैनिक शासन तो और क्रूरता और निरंकुशता का प्रमाण होता है। सेना कौन सी बहुत ये है? आप देखिए, दाल में पानी वाला दाल यही इसी सेना में सैनिकों को पिलाया जा रहा था ना। कौन पिला रहे थे? सेना के अफसर पिला रहे थे। तो एक व्यक्ति ने वो आवाज उठाई तो उसका क्या हश्र हुआ? उसको विक्षिप्त घोषित कर दिया गया, उसको सेना की नौकरी से निकाल दिया गया, बाद में उसकी मौत भी हो गई। सेना में घोटाले नहीं होते? वर्दी घोटाला, ताबूत घोटाला, तमाम तरह के घोटाले होते हैं। सेना भ्रष्टाचार का अड्डा भी तो है। ये सेना को महिमा मंडित करके हमारे सामने पेश किया जाता है। अरे लोकतंत्र से बड़ी थोड़ी है सेना। सेना हमारे रक्षा मंत्रालय का हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय मतलब सरकार। सरकार की पॉलिसी के हिसाब से सेना गोली चलाएगी या गोली नहीं चलाएगी। सेना अपने मन से कुछ नहीं करेगी। लेकिन यहां जब सरकार को जवाब नहीं देना होता है तो बोलते हैं आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं। सेना की बहादुरी, उनके शौर्य, उन सब को महिमा मंडित करके जो सवाल उठाने वाला तबका है उसको देशद्रोही, देश विरोधी, समाज विरोधी घोषित कर दिया जाता है। सवाल मत उठाइए तब तो आप देशभक्त हैं। सवाल जैसे उठाएंगे तब आप सेना के भी विरोधी हो जाएंगे, तब आप देशभक्त भी नहीं रह जाएंगे। ये सारी बातें होंगी। तो अपनी सेना की बात छेड़ दी तो मैंने इतनी सारी बातें बोल दी। सुखराम बिश्नोई जी लिख रहे हैं, गणेश पूजा में मोदी जी इसलिए गए हैं कि न्याय की देवी की पट्टी हटा दो, चेहरा देखकर न्याय करो। यह न्याय नहीं, यह बड़ा अन्याय हुआ है। देवी माता की पट्टी क्यों हट गई? यह तानाशाही है, लोकतंत्र खत्म है, संविधान खत्म है। पलटू चाचा लिख रहे हैं, किरण भाई मैं, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। विधि जी लिख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन आर्मी बोथ आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउ कैन दिस पॉसिबल?
विधि जी पहले ही जवाब दे चुकी हैं मेरे बोलने से पहले ही। तो चलिए, आज मैं बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ। पलटू चाचा जी लिख रहे हैं, प्रेम सर मैं सुबह सिर्फ आपकी वजह से उठता हूँ, मुझे बहुत परेशानी होती है। अच्छा, अच्छा। देखिए, एक दिन मैं शो नहीं कर पाता हूँ, तो आप मुझे इतनी उलाहना देते हैं। आज मेरा भी मन नहीं कर रहा था सोकर उठने का, और मैं भी सोता रह गया। उसके बाद मुझे कॉन्क्लेव में भी जाना था, वहाँ भी चल गया, 2 बजे का भी शो नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें लगी रहेंगी, और आपसे अपील कि आप अपने यूट्यूब चैनल प्रणाम इंडिया को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, और मैं स्क्रीन पर भी रख देता हूँ कि नाम भूलिए नहीं। और हमें दीजिए इजाज़त। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार। शुभ रात्रि।